देखिए आज यहाँ बायो में टॉपिक है न्यूक्लियक एसिड, है ना, या न्यूक्लियक अम्ल है। तो यहाँ देखिए इसकी खोज, वैसे टॉपिक है जो न्यूक्लियक एसिड का डिस्कवर या खोज। तो देखिए पहले ये समझ लो न्यूक्लियक एसिड होता क्या है ना। तो एक्चुअली न्यूक्लियक एसिड ये दो होते हैं, है ना। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए होता है। क्लियर है? डीएनए और आरएनए, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, हमेशा पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। ये चीज बच्चा एकदम कसम खा लो कि यहाँ से क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं पूछते ना तो ऐसे घुमाकर पूछ लेते हैं। क्लियर है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं भैया, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है। और इसका क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आई होप ये सबको पता है। और देखो एक चीज बस करो, यहाँ पर देखो ये जो डीएनए और आरएनए होता है ये एक्चुअली 9th से ही हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता, 9th से ही साथ में है ना। और बढ़िया भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाई स्कूल में पता नहीं कि टीचर पता नहीं कितनी बार इसके लिए लतियाए होंगे, है ना। आई मीन ऐसे कि अंतर याद कर लो, अभी सुन रहे हैं अचानक पूछ लिए तो ये चीज अंतर मैं पीटा। तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए। अब डीएनए एक तो मेजर जो डिफरेंस होता है, आप लोग कहते हो कि दोनों चूंकि न्यूक्लिक एसिड है दोनों में पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन से क्षार? अभी यहाँ सुनिए, सुन तो लो बच्चा, दोनों में कौन से क्षार पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। तो देखिए यहाँ पर दो चीज होता है कि नाइट्रोजनी क्षार इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि भैया ठीक है तो पंगा क्या है? पंगा यही है कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, 4 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? एडनीन होता है ना, थायमीन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। क्लियर है भाई? इसमें कोई पंगा नहीं है, इसमें थायमीन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यही थायमीन के स्थान पर आ जाता है यूरेसिल। एडनीन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये होता है कि डीएनए में थायमीन नामक प्रोटीन पाई जाती है और जबकि आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है? तो पहला तो अंतर इसका ये है कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा अंतर क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। फिर दूसरा आता है कि इसमें थायमीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें थायमीन नहीं बल्कि क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है? अब इसका मेजर डिफरेंस क्या होता है इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। देखिए जब डीएनए का द्विगुणन होता है ना, तो यहाँ पर एक नया डीएनए बनता है। अभी ध्यान से समझना, मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, समझना ध्यान से। जब डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। द्विगुणन मतलब समझ रहे हो ना? द्विगुणन मतलब जब द्विगुणन मतलब ऐसे समझ लो, गुणा होता है तो भाई गुणा में ज्यादा होता है ना। जब डीएनए का, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोकॉपी। हाँ देखो फोटोकॉपी, इसको आई होप रेप्लिकेशन, है ना। तो जब डीएनए का द्विगुणन बनता है तो वहां से एक नया डीएनए अणु बनता है, एक नया डीएनए अणु बनता है। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ होता है? अगर इसमें बात करें यानी कि आरएनए में, तो आरएनए में क्या होता है बताइए? आरएनए अपने आप द्विगुणित हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखो डीएनए का द्विगुणन होता है और फलस्वरूप एक नया डीएनए अणु बनता है, जबकि आरएनए क्या होता है? आरएनए का स्वयं से द्विगुणन होता ही नहीं है। तो देखो अंतर याद करने का बढ़िया तरीका ये होता है, एक याद कर लो दूसरा अपने आप तैयार, इसमें होता है इसमें नहीं है ना। एक याद कर लो और दूसरा अपने आप याद हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर डीएनए का द्विगुणन होता है जबकि आरएनए का स्वतः द्विगुणन नहीं होता है। डीएनए द्विगुणन के फलस्वरूप एक नया डीएनए
अणु बनाता है, लेकिन इसमें जब ये इसका द्विगुणन होता ही नहीं है स्वतः, तो बनाएगा कहाँ से, है ना। क्लियर है। फिर क्या होता है, डीएनए के संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है, आरएनए बनता है। आप लोग सुने होंगे डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए के संश्लेषण से। फिर आरएनए के संश्लेषण से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के संश्लेषण से क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। अर्थात अमीनो एसिड से क्या बनता है आपका, प्रोटीन बनता है। पूछ लिया जाए प्रोटीन को बनाने वाली छोटी से छोटी इकाई क्या होगी, तो अरे बच्चा अमीनो एसिड होगी। क्लियर है। चलो इसे 1 पॉइंट वाइज लिख लीजिए। अमीनो अम्ल कितने होते हैं, क्या हुआ, अमीनो अम्ल बताया तो गया। अमीनो अम्ल जो होते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं, तो अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। क्लियर है। प्रोटीन मिलकर आरएनए बनाते हैं, हाँ, आरएनए मिलकर डीएनए बनाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो ये यही होता है, डीएनए के संश्लेषण से आरएनए बनता है। आरएनए के संश्लेषण के फलस्वरूप एक क्वेश्चन आप 9th में बहुत शायद रटे होंगे। सर वो होता है ट्रांसक्रिप्शन किसे, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, अभी ठीक है, वो सब काफी लंबी हो जाएगा। अभी मेरा मोटिव है ये समझना मेरा, है ना। आप लोग एक बहुत ज्यादा याद करते थे, आरएनए का काम क्या है, तो आरएनए के संश्लेषण से प्रोटीन का निर्माण होता है। इस तरह से काफी सारे, तो 2 हेडिंग आप बना लीजिए। पहले अंतर लिखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर, हेडिंग बना लीजिए। आरएनए में अंतर, पहला अंतर लिख लीजिए। पहला, डीएनए में थायमीन पाया जाता है, डीएनए में थायमीन पाया जाता है। डीएनए में थायमीन पाया जाता है, परंतु, या अब आरएनए में लिख लो, आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। एक अंतर ये हो गया आपका। प्रोटीन कौन सी सबसे, यही बच्चा प्रोटीन का नाम है। नहीं, कौन सी भाषा से लिया, जैसे लैटिन होता है और एक ग्रीक होता है। अभी हटाओ, अभी पहले ये देखो, है ना। तो पहला अंतर क्लियर है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, थायमीन, और आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है। दूसरा, डीएनए का पूरा नाम लिख लो, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी कुछ और राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में लिख लो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इतना कूड़ा कौन करते जा रहा है। अगला लिखिए। अब देखिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए की बात है, तो डीएनए में केंद्रक और कुछ कोशिकांगों, मतलब डीएनए पाया कहाँ जाता है, ये जनरली प्राय या तो केंद्रक में या कुछ कोशिकांगों में पाया जाता है। तो लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाता है सर, वही कोशिकांगों, मतलब कोशिका के अंग। ये जगह क्लियर है। तो प्राय केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया अगला प्राय केंद्रक में व कुछ कोशिकांगों में पाया जाता है। प्राय केंद्रक में व कुछ कोशिकांगों में, आगे आप पूरा कर लेना। डीएनए प्राय केंद्रक में व कुछ कोशिकांगों में पाया जाता है। अब बात करें आरएनए की, तो आरएनए कोशिका केंद्रक में बहुत कम, आरएनए क्या होता है, केंद्रक में बहुत कम होता है, लेकिन कोशिका द्रव में ज्यादा होता है। तो इसमें लिख लेना, आरएनए में केंद्रक में बहुत कम, केंद्रक में बहुत कम, लेकिन कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में ज्यादा। केंद्रक में बहुत कम लेकिन कोशिका द्रव में ज्यादा। तो ये चीज आरएनए जो होता है केंद्रक में बहुत कम होता है, लेकिन कोशिका द्रव में क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये चीज क्या होता है, केंद्रक में ज्यादा होता है और कुछ ही मात्रा में कोशिकांग में, अर्थात कोशिका द्रव में होता है। क्लियर है। और डीएनए जो होता है
अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। तो डीएनए में लिखना, अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है, ये चीज होता है। अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है ये चीज डीएनए। लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है केवल वायरस में आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है, बाकी किसी में नहीं। ध्यान देना, है ना? क्योंकि सर वायरस में डीएनए होता ही नहीं पहली हाँ, बात। वायरस में आरएनए ही डीएनए का। तो इसमें लिख लेना आरएनए वाले में चौथा, इसमें क्या लिखोगे? कोई भी केवल वायरस उसमें DNA थोड़ी था। केवल वायरस में ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है केवल। तो इतना क्लियर है ना? 4 अंतर क्लियर है। पहला क्या है? डीएनए में थायमीन पाया जाता है, आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा क्या है? डीएनए में डीऑक्सी, इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहां से एक क्वेश्चन नया बनता है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोग अंडरलाइन कर लेना। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। क्लियर? आप लोग इसको चाहो तो खुद से लिख लो, 5वां लिख लो। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। अब देखो कितना अच्छा है, क्लास चल रहा है, बढ़िया। चलिए, इतना क्लियर है ना? इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में, इसमें राइबोस शर्करा। और जबकि पढ़नी चाहिए। आरएनए में क्या पाया जाता है? राइबोस शर्करा पाया जाता है। चलिए, ये हो गया। आगे लिखिए, देखो जो डीएनए होते हैं ना, डीएनए में मिलियंस न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक नंबर ऑफ मिलियंस होते हैं, मिलियन में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जबकि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 70 से 12,000 तक होते हैं बस। तो यहाँ पर लिख लेना डीएनए पर। अगला 5वां अंतर, अरे ठीक है 7वां, डीएनए पर मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। मिलियंस न्यूक्लियोटाइड, भाई स्पेलिंग थोड़ा पंगा हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, है ना? जबकि आरएनए में क्या कर देना? आरएनए पर 70 से 12,000। 70 से 12,000। हाँ, 70 से 70 होगा नहीं बच्चा, 70 से 12,000। 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। उल्टा चल रहा है सर। 70 से, अरे 70,000 नहीं, 70 से। चालू हुआ है सर, सही बात है। अरे यार, उनके 70,000। 70 से बच्चा, 70 से 12,000, है ना? कुछ ज्यादा न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। बस सर हो गया। नहीं, अभी कहाँ, अभी इतना क्लियर है। अब देखो दूसरा जो होता है, डीएनए का जब द्विगुणन होता है तो इसके लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है ना? हाँ, प्राइमर। लेकिन इसके लिए प्राइमर की आवश्यकता, अब ये मत पूछना प्राइमर क्या है, बताऊंगा। लेकिन अभी अंतर के लिए बढ़िया है ना? देखो आसानी से याद हो जाएगा यार। अंतर के लिए हम लोग क्या चाहते हैं, यकीन मानो ये चाहते हैं ऐसे, डीएनए में थायमीन, इसमें यूरेसिल, ऐसे लगता है हाँ अंतर चल रहा है ना? छोटा छोटा रहे और उनका उल्टा रहे। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा, इसमें राइबोस शर्करा। ये केंद्रक में ज्यादा, ये केंद्रक में कम, ये कोशिकांग में कम, ये कोशिकांग में ज्यादा। गजब का, ऐसे याद करना मजा आता है ना? तो ठीक है, तो एक लिख लीजिए कि डीएनए के द्विगुणन के लिए
प्राइमर की आवश्यकता होती है। डीएनए के द्विगुणन के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है ना। और आरएनए निर्माण के दौरान प्राइमर आरएनए निर्माण के दौरान आरएनए निर्माण के दौरान प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। प्राइमर की पंखा चला दीजिए। आवश्यकता नहीं सर, हमें बुखार नहीं होती। अरे बच्चा, हाँ मर जाओगी, पंखा नहीं चलेगा, ठीक है। चला दीजिए। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ जो डीएनए होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। तो अगला अंतर लिख लीजिएगा, डीएनए दो प्रकार का होता है। डीएनए दो प्रकार का होता है। डीएनए कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्लियर है? इसमें लिखेंगे कितने? अब एक लिख लो अंतः केंद्र के डीएनए और एक बहिर्केंद्र के डीएनए। अंतः केंद्र के डीएनए दो प्रकार का होता है, अंतः केंद्र के और दूसरा बहिर्केंद्र के। वही केंद्र के। हाँ बोला तो वही जाएगा भाई। कहाँ पढ़ा है? ठीक है, अंतः केंद्र के और बहिर्केंद्र के। और इसके अपोजिट में आरएनए तीन प्रकार का होता है। आगे लिखेगा, आरएनए तीन प्रकार का होता है। टीआरएनए। हाँ गुड। आरएनए तीन प्रकार का होता है। पहला लिखेगा एमआरएनए, मैसेंजर और एमआरएनए। दूसरा लिखेगा टीआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। और अगला लिखेगा आरआरएनए। सर ये डिफरेंट में ही चल रहा है। हाँ बच्चा, डिफरेंट में कौन सी दुनिया में हो? देखो डीएनए दो प्रकार का होता है, अंतः केंद्र के आरएनए और बही केंद्र के आरएनए। और आरएनए कितने, अरे यार मारो मुझे। डीएनए दो प्रकार का होता है, अंतः केंद्र के डीएनए और बही केंद्र के डीएनए। और आरएनए तीन प्रकार का। कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए क्लियर है? एम का काम मैसेंजर ना सर, सूचना। हाँ, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और रिवर्सिबल। हाँ अभी एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखो चलो मैं पूछ लेता हूँ सबसे। चलिए देखिए, आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति। अब यहाँ पर ये हमें देखना है कि आनुवंशिक पदार्थ होता क्या। पहले ये समझो आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है। तो देखो ये एक ऐसा, पहले समझ लीजिए, ये एक ऐसा तत्व है। पहले नंबर, आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तत्व है। एक प्रकार का तत्व है और ऐसा तत्व है जो आनुवंशिक विशेषक अर्थात आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता तो डीएनए कंट्रोल करता है ना। तो आप सीधा बोल दो कि क्या बोल दें भाई, आनुवंशिक पदार्थ ऐसा तत्व होता है, ऐसा तत्व जो विशेषकों को नहीं, सर देखिए फिर हमारा विशेषकों को वंशागत होने में नियंत्रण का काम करता है। क्लियर है? तो ये चीज होता है आपका सीधा सीधा। देखो ऐसा तत्व यानी कि आनुवंशिक पदार्थ कोई ना कोई तत्व ही होगा या कोई ना कोई पदार्थ होगा। आप यहाँ पर पदार्थ भी लिख सकते हो जो क्या करता है, विशेषकों। यहाँ विशेषक का मतलब सूचना लिया जा रहा है आनुवंशिक विशेषक, है ना। आनुवंशिक विशेषकों को वंशागत मतलब जब वो वंश के अनुसार चलेगा पीढ़ी दर पीढ़ी होने में नियंत्रण का काम करता है। तो वही होता है। अब यहाँ पर आता है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, पहले ये तो समझते हैं आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है ना। तो आनुवंशिक पदार्थ जो है ये देखो आनुवंशिक विशेषकों का एक्चुअली जो आनुवंशिक विशेषक कह रहे हैं उस आनुवंशिक विशेषकों के अंदर जो भी सूचनाएं रहती है, जो भी मतलब सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि आनुवंशिक पदार्थ
आनुवंशिक सूचनाओं के विशेषकों के सूचनाओं का संक्षिप्त रूप है। आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो अपने लैंग्वेज, है ना। ये क्या है? संक्षिप्त रूप में सर संक्षिप्त रूप है ना। अर्थात आनुवंशिक सूचनाओं को एक कोड के फॉर्म में, कोड है ना। हाँ सर आप कह सकते हो संकेत, या सर ये इसको कहते हैं कोड, क्या कहते थे? कूट कूट हाँ, कूट कूट कूट, है ना। के रूप में क्या करता है? संचित करता है। हाँ, संग्रहण करता है, स्थानांतरित संग्रहण करता है। क्लियर है? तो ये चीज होता है। अभी देखो यहाँ आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक विशेषकों के सूचनाओं का संक्षिप्त रूप है, मतलब आनुवंशिक विशेषकों की सूचनाओं को कोड के फॉर्म में रखे रहता है। तो सीधा सीधा आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आनुवंशिक लक्षणों के सूचनाओं का कोडेड फॉर्म, सूचनाओं का एक सांकेतिक रूप है ना। एक्चुअली इन सबको कहा जाता है आनुवंशिक कूट, जेनेटिक कोड नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो इस चीज को पहले लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, यहां से मत लिखिए, मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूं, किताब से लिखवा दे रहा हूं। जी बोलिए। लिखिए आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों की आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों की आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों की कोडेड इंफॉर्मेशन को, 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 कोडेड इंफॉर्मेशन मतलब समझ रहे हैं? सांकेतिक सूचनाओं को, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं, सांकेतिक सूचनाओं को। कोडेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? सांकेतिक सूचनाओं को संचित रखता है, सांकेतिक सूचनाओं को संचित रखता है। जी और जीवों में स्थानांतरित करता रहता है, और कोड के रूप में ही करता है ना सर? हाँ बिल्कुल, और जीवों में स्थानांतरित करता रहता है, और जीवों में स्थानांतरित करता रहता है। तो देखो सीधा सीधा आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक विशेषकों का जो सूचनाएं होती हैं, और वो सूचनाएं किस फॉर्म में होती हैं? कोडेड फॉर्म में। तो आनुवंशिक विशेषकों के सांकेतिक सूचनाओं को संचित रखता है, और इसी सूचना को क्या करता है? जनरेशन बाय जनरेशन जीवों में स्थानांतरित करता रहता है। क्लियर है? ये काम करता है। और दूसरा नंबर, जब ऐसा करता है तो क्या करते हैं? इन संततियों में भी, ऐसे संतति जीव भी, मतलब उनके अंदर भी ये चीज होती रहती है, मतलब ये कुल मिलाकर चलता रहता है बस। अब आता है कि यहाँ पर हेडिंग क्या है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब समझ रहे हैं? नेचर होता है, टेंडेंसी इसकी क्या होती है। जैसे एक देखो, हर इंसान की टेंडेंसी अलग होती है। जैसे आप मेरी टेंडेंसी क्या गेस करोगे? मेरी प्रकृति के बारे में क्या लिखोगे? ऐसे मान लो अगर पूछो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे में सब भौकाल बनाए घूमते हैं, हाँ आपके अंदर मतलब वो नहीं है, क्या नहीं है? हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहते हैं, दुख नहीं है, इंसान है नहीं ना दूसरे ग्रह से आए हैं। चलो ऐसे ठीक है, जो कुछ भी है सब लोग अपने हिसाब से सबकी टेंडेंसी अलग अलग सेट कर लेते हैं, है ना। जैसे आप हमें देखे, है ना, तो आप हमें जब भी देखे तो मैं आपको हमेशा ठीक है बढ़िया एकदम मस्त दिखा, तो आप कह रहे हो अरे यार ये बंदा मस्त रहता है यार, जियो तो इसकी तरह जियो, है ना, एकदम अच्छा। लेकिन यही तो टेंडेंसी बनती है। तो टेंडेंसी मतलब ऐसे फिजिकल, है ना, एक जैसे दो टेंडेंसी होते हैं, एक अंदरूनी क्या है, एक बाहर क्या है, क्योंकि दुनिया सब
दिखाती है। तो एक बाहर से लोग एक्चुअल में दिखते क्या हो और अंदर से उनका रहते अंदर क्या क्या है, है। सब सही तो बात ये चीज रीजन होता है। तो ये टेंडेंसी मतलब प्रकृति, और कभी भी अगर प्रकृति की बात करें ना तो सबसे पहले आज आप फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब बंदा दिखता कैसे। तो यहाँ आनुवंशिक पदार्थ दिखता कैसे है ना। तो ये जो है पहला नंबर, ये चीज रहता कहाँ है, दिखता कहाँ है, काम क्या करता है, किसके साथ रहता है, क्या करता है, मतलब पूरा एकदम इंसान की तरह रिलेट करके बता दो। क्लियर है। तो ये क्या होता है भैया, आनुवंशिक पदार्थ ये तो है ही, ये सभी जीवित कोशिकाओं में रहता है। पहला प्रश्न आ गया, भाई तुम रहते कहाँ हो, इन्होंने कहा यार सभी जीवित कोशिका में रहते हैं। तो सभी जीवित कोशिकाओं में रहता है। क्लियर है। तो पहला तो ये हो गया इसकी टेंडेंसी, भाई इसके बारे में कहाँ रहता है, ये सभी जीवित कोशिकाओं में रहता है। और दूसरा नंबर, भाई है क्या, तो कितनी बड़ी तोप है। तो ये कहता है हम सारी की सारी आनुवंशिक सूचनाओं को संचित करके बैठे हैं, है ना। यानी कि आनुवंशिक पदार्थ और जीन्स में ही कोड के फॉर्म में सूचनाएं रहती हैं। तो मतलब आप सीधा लिख सकते हैं सभी आनुवंशिक सूचनाएं, सभी आनुवंशिक सूचनाएं किसके अंदर रहती हैं, कोड के फॉर्म में। सभी आनुवंशिक सूचनाएं या तो आनुवंशिक पदार्थ में रहेंगी, और आनुवंशिक पदार्थ हमने बताया था ना, जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ज्यादा काम कौन करता है, डीएनए के आरएनए, डीएनए काम करता है ना। तो सभी आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक सूचनाएं, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए में। और अगर डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या बोला जाता है, जीन्स। तो आनुवंशिक पदार्थ हुआ जीन्स में, कोड के फॉर्म में, जीन्स में, पहनने वाली नहीं, जीन्स में रहती हैं। किस रूप में रहती हैं, कोडेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, सूचनाओं के रूप में, सूचनाओं के रूप में ये क्या रहती हैं, रहती हैं। ठीक है। या जो है उपस्थित होती है, कुछ भी ठीक है, उपस्थित होती हैं। क्लियर है। अभी समझ में करती क्या है, अभी यही सूचना को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, और सूचनाओं को क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। अभी इतना समझ में आया। तो दो, पहले दो लिखिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखिए। आनुवंशिक पदार्थ सभी जीवित कोशिकाओं में रहता है या उपस्थित रहता है। पहला प्रकृति में लिखिएगा, सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। दूसरा लिखिएगा, सभी आनुवंशिक सूचनाएं, सभी आनुवंशिक सूचनाएं, सभी आनुवंशिक सूचनाएं सभी आनुवंशिक सूचनाएं, आनुवंशिक पदार्थ हुआ जीन्स में, आनुवंशिक पदार्थ हुआ जीन्स में, आनुवंशिक पदार्थ हुआ जीन्स में, कोडेड फॉर्म में उपस्थित रहती है, कोडेड फॉर्म में उपस्थित रहती हैं, और वंशागत होती रहती है, वंशागत होती रहती है, और वंशागत होती रहती है, और वंशागत होती रहती है। तो दो तो टेंडेंसी हो गई है ना। अच्छा, अब इसको समझने के लिए ऐसे समझो जैसे आनुवंशिक पदार्थ कोई इंसान है, इतना बढ़िया इंसान है, हर कोई के दिल में वास करता है ना। और जो है ऐसे मतलब ऐसे करता है, हर कोई के दिल में वास करता है, और लोग जिनके भी दिल में वास करते हैं वो भी कहते हैं बेटा इनके जैसा बन, इनके जैसा बन, जो वास करता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो वही चीज, तो इनके जैसा बन का मतलब क्या है, सभी आनुवंशिक सूचनाएं आनुवंशिक पदार्थ या जीन्स में ही रहती है ना, और ये क्या करती है, चलती रहती है। ये दो हो गया।
क्लियर है? चलिए तीसरा लिख लीजिए। और हाँ एक चीज और है, ये जो है ना ऐसे दिलो दिमाग में बैठ गया ये बंदा, मतलब भौतिक रूप से रासायनिक रूप से अस्थायी होती है। लिखो अगला लिख लीजिए, यह भौतिक और रासायनिक रूप से स्थिर होती है। भौतिक और रासायनिक रूप से स्थिर होती है, स्थिर होती हैं, लेकिन कैसे होती हैं? भौतिक और रासायनिक रूप से। ये भौतिक और रासायनिक रूप से स्थिर होती हैं। होती हाँ, और अपने प्रभाव को आगे लिखेगा, इसमें अपने प्रभाव को, उसी में कि अगला अगला अगला, इसमें अपने प्रभाव को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में, इसमें अपने प्रभाव को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में, इसमें अपने प्रभाव को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में प्रकट करने की क्षमता होती है। अपने प्रभाव को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में प्रकट करने की क्षमता होती है। एक और लिख लीजिएगा, एक जीव की समस्त कायिक कोशिकाओं में, एक जीव की समस्त कायिक कोशिकाओं में, एक जीव की समस्त कायिक कोशिकाओं में इसकी गुणवत्ता व परिमाण, एक जीव की समस्त कायिक कोशिकाओं में इसकी क्वालिटी व क्वांटिटी समान होती है। समस्त कायिक, हाँ, एक जीव की समस्त कायिक कोशिकाओं में इसकी क्वालिटी और वह क्वांटिटी समान होती हैं। क्वालिटी व क्वांटिटी समान होती हैं। अभी ध्यान देना, ये हमने फिजिकल अपीयरेंस की बात किया है ना? तो यहाँ देखो, इसको ऐसे बढ़िया अच्छे से याद कर लो। ये समझ लो भाई, इनका नाम है आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है? मान लो बाल वाल रखा है, ठीक है, इनका मजा ले लिए है ना? चलो ठीक है, ये आनुवंशिक पदार्थ है। ये सिर नहीं दिखा रहा, मेकअप करके आया, सिर नाक और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? आनुवंशिक पदार्थ। अब देखो ये वाला क्वालिटी है और ये क्या है, हाँ, समान होती है। तो देखो इसको कैसे याद करोगे? आनुवंशिक पदार्थ है ना? ये सभी जीवित कोशिकाओं में है। और बताओ, जो हर जीवित कोशिकाओं में, हर जिंदा प्राणी में है, वो क्या रहेंगी? है ना? हर लोगों के अंदर एक सूचना है ना कि हाँ मेरे अंदर कौन है? आनुवंशिक पदार्थ, दादू साहब, क्लियर है? तो मतलब ये सभी आनुवंशिक सूचनाएं या तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, इनके बच्चे छोटे छोटे खंडों मतलब जीन्स के रूप में पाई जाती हैं, है ना? और ये क्या करते हैं? कोड के फॉर्म में रहती हैं और आगे भी वंशागत होती रहती हैं, क्लियर है? और जब ये ऐसा होता है तो भाई इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऐसा नहीं है। समझ लो, ऐसा देखो, यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ तुम मुझे ज्यादा मानते हो, ये कम मानते हैं, नहीं। सब लोग के अंदर एक जो टीचर के प्रति रेस्पेक्ट होता है, इक्वल होता है ना। अब बात वो अलग है, स्कूल के 2-4 टीचर उनसे देखते दुश्मनी, खून खौल उठता है, वो बात अलग है ना? लेकिन जनरली जो टीचर ऐसे अच्छा होता है उसको सारे बच्चे एक समान, या वो टीचर हर बच्चे को एक नजरिया से देखता है, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं करता। लड़कियों को हाथ जैसे डंडा खींचा, ये गंगा बहने लगी, जाओ भाग, भगा दी, और हम लोग को खींचे, रोने लगे और मारे, मतलब ये बात अलग है ना? तो ये चीज ऐसा नहीं होता, ठीक है? टीचर जो होते हैं वो लगभग सबको एक तरीके से देखते हैं। तो बस ये चीज है, इसकी क्वालिटी, आनुवंशिक पदार्थ की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये सभी जीवों में क्या होती है? समान होती है। बढ़िया वाला टीचर लड़कियों को मारेगा दौड़ा दौड़ा के, लड़कों इनका तो फिक्स ही, क्लियर है? और यहाँ ये क्या होती है? स्थिर क्या होती है? रासायनिक और भौतिक, मतलब ये फिजिकल रूप से जैसा है वैसे दिखता है और अंदर से भी जैसा है, मतलब रासायनिक प्रकृति और भौतिक और रासायनिक रूप से स्थिर होती है। और क्या होती है? मेंडेलियन, मेंडल साहब पता है? तो मेंडेलियन ने जितना सारा चीज, तो ये अपने प्रभाव को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में दिखाता है। मेंडल ने 3 नियम बताया था, बोला था ये सारा चीज, तो ये सारा जो है कहता भाई परेशान न हो, मेंडल क्योंकि बापू है ना। अरे आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहे बापू को हम नहीं भूलेंगे, हम बापू के अनुसार चलेंगे, है ना? तो मेंडेलियन लक्षण के रूप में अपने प्रभाव को प्रकट करता है।
तैयार हो गया? जी। पांच अंतर है, क्लियर है? हाँ भाई।